मेरी जीवन साथी नवीन का क्या था सच। घड़ी ने टिक टिक करके 2 का घंटा बजाया। आराम कुर्सी पर पसरी में शून्य में देखती ही रहती। यदि घड़ी की आवाज ने मुझे चौंकाया ना होता। उठकर नवीन के पास आई। बरसों पुराना वही तरीका, पुस्तक अधखुली सीने पर पड़ी हुई और चश्मा आंखों पर लगा हुआ चश्मा उतारकर सिरहाने रखा। पुस्तक बंद करके रैक में लगाई और लैंप बुझाकर बाहर आ गई। अब तो यह प्रतिदिन की आदत सी हो गई है। जिस दिन बिना दवा खाए नींद आ जाती वह चमत्कारिक दिन होता चाहिए, लेकिन स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। घड़ी की टिकटिक मेरी सहचरी है और मेरे अतीत की साक्षी भी। मेरा अतीत जो समय की चादर से लिपटा था, आज फिर खुलता गया। तब पूरा शहर ही नहीं, समूचा देश हिंसा की आग में जल रहा था। 2 संप्रदायों के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। बहु बेटियों की इज्जत लूटकर उन्हें गाजर मूली की तरह काटा जा रहा था। चारों तरफ सांप्रदायिकता की आग, नफरत और हिंसा की चिंगारियां उगल रही थी। हमारा घर मुसलमानों के मोहल्ले के बीच अकेला था। सांप्रदायिक हिंसा की लपटें फैलते ही लोगों की आंखें हमारे घर की तरफ उठ गई थी। एक रात मैं, अम्मा और बाबूजी ठंडे चूल्हे के पास बैठे सांस रोके बाहर का शोर शराबा सुन रहे थे। अचानक पीछे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। अम्मा ने मुझे अपने सीने से चिपटाकर बाबूजी से कहा था, नहीं मत खोलना, पहले मैं इसे जहर दे दूं। तभी बाहर से रहीम चाचा की आवाज आई थी, संपत भैया, मैं हूं रहीम, दरवाजा खोलो। सांस रोके हम खड़े रहे। बाबूजी ने दरवाजा खोला तो रहीम चाचा ने झटपट मेरा और अम्मा का हाथ थामा। चलो भाभी, मेरे घर, अब यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। इंसानियत पर हैवानियत का कब्जा हो गया है। चलो, जेवर पैसा कपड़े सब छोड़कर हम रहीम चाचा के घर आ गए। पूरा दिन हम वहां एक कमरे में छिप कर बैठे रहे। लोग पूछ पूछ कर लौट गए, पर रहीम चाचा जी और फरजाना ने जबान नहीं खोली। तीसरे दिन रहीम चाचा ने बाबूजी को 3 टिकट दिल्ली के पकड़ाए थे। सुबह 4 बजे ट्रेन जाती है, बाहर गाड़ी खड़ी है, तुम लोग चले जाओ, रात का सन्नाटा है। बड़ी मुश्किल से टिकट और गाड़ी का इंतजाम हो सका है। एक अटैची पकड़ाते हुए चाची ने कहा था, इसमें थोड़े पैसे और कपड़े हैं, माहौल ठंडा पड़ते ही तुम वापस आ जाना, हम है ना। उस समय मैं फरजाना से, अम्मा चाची से और बाबूजी रहीम चाचा से मिलकर कितना रोए थे। होली ईद संग संग मनाने वाला मोहल्ला कितना बेगाना हो गया था। हमारे लिए ट्रेन में बैठने के बाद अम्मा ने राहत की सांस ली थी। बाबूजी ने बेबसी से शहर को निहारा था। ट्रेन अभी जालंधर ही पहुंची थी कि अचानक बाबूजी को दिल का दौरा पड़ा। खामोशी से सब कुछ सहते बाबूजी को देख मैंने सोचा था, सब कुछ सामान्य है, पर यह हादसा उन्हें खून की तरह खा रहा था। लगील गई दुकान, मकान और जोड़ा हुआ बेटी के लिए ढेरों दहेज, सब छोड़कर आना उन्हें तोड़कर रख गया। चलती हुई ट्रेन में हम करते भी क्या। तभी सामने बैठे एक सज्जन ने हमें ढाढ़स बंधाया था, देखिए, मैं डॉक्टर हूं, आप इन्हें यहीं उतार लें, आगे तक जाना इनकी जान के लिए खतरनाक हो सकता है। हां, मैं यही सैनिक अस्पताल में डॉक्टर हूं। मैंने अम्मा की तरफ देखा और उन्होंने मेरी तरफ। उस समय 17 वर्षीय मैं अपने को बहुत बड़ी समझने लगी थी। अस्पताल में नवीन नाम के उस डॉक्टर ने हमारी बड़ी मदद की। बाबूजी को सघन चिकित्सा कक्ष में रखा। हमें भी वहीं रहने का स्थान मिल गया। मां ने उन्हें सब कुछ बता दिया। 1 हफ्ते के अंदर ही नवीन ने एक कमरा दिलवा दिया, जिसमें एक अटैची के साथ हम सबको गृहस्थी शुरू करनी थी। थोड़े से बर्तन, चूल्हा और राशन नवीन ने भिजवाए थे। मना करने पर कहा था उन्होंने, मुफ्त में नहीं दे रहा हूं, बाबूजी ठीक हो जाएंगे तो उन्हें नौकरी दिलवा दूंगा। एक दिन बाबूजी को मैं देखने गई, वे ठीक लगे। मैं उन्हें घर ले जाना चाहती थी, पर नवीन उस समय ड्यूटी पर नहीं थे, घर पास ही था। पता पूछकर जब मैं उनके घर पहुंची तो वहां गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। नौकर ने बताया था, डॉक्टर साहब स्टेशन गए हैं अपने बेटे को लेने, वह शिमला में पढ़ता है, छुट्टियों में आ रहा है। डॉक्टर साहब की पत्नी कहाँ है? पूछने से पूर्व मेरी दृष्टि फ्रेम में जड़ी एक तस्वीर पर चली गई। सुहागन स्त्री की तस्वीर जिस पर फूलों की माला पड़ी थी। बगल में ही नवीन की भी फोटो रखी थी। नौकर की खामोशी मुझे नवीन की उदासी समझा गई। उस दिन पहली बार नवीन के प्रति एक सहानुभूति की लहर ने मेरे अंदर जन्म लिया था। 2 से 4 दिनों के बाद ही बाबूजी घर आ गए। मैंने 2 बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया।
खुद 11वीं तक पढ़ी थी। कुछ पैसे आने लगे। मां ने अचार, बड़ियां, पापड़ और मसाले बनाने का काम शुरू किया। बाबूजी दुकानदारी के साथ प्रेस के काम का भी अनुभव रखते थे, इसलिए नवीन ने उन्हें एक प्रेस में छपाई का काम दिलवा दिया। फिर तो डुगडुग करती हमारी गृहस्थी चल निकली। एक दिन एक खूबसूरत युवक हमारे घर का पता पूछता आ गया। उसे बाबूजी से काम था, लेकिन मुझे देखते ही बोला, आप संगीता है ना? हाँ। पर आप? मैं चंदन हूं, नवीन भैया का छोटा भाई। ओह, नमस्ते। मैंने नजरें नीची करके कहा तो वह मुस्कुरा दिया। उसकी वह मुस्कुराहट मुझे अंदर तक छू गई। नवीन के लिए एक बार मेरे मन में सहानुभूति की लहर उठी थी, पर दिल कभी नहीं धड़का था। किंतु आज चंदन की काली आंखों के आकर्षण से न केवल मेरा दिल धड़कने लगा, बल्कि मैं स्वयं मोम सी पिघलने लगी। मैं आश्चर्य एवं लज्जा से लाल पड़ गई थी। मेरी मुराद इतनी शीघ्र पूरी हो जाएगी, ऐसा तो सोचा भी न था। चंदन ने मेरी ठोड़ी उठाकर मेरी आंखों में झांका। भैया से तुम लोगों के विषय में सब कुछ जान चुका हूं। तुम बताओ, मैं तुम्हें पसंद हूं मैं क्या कहती? मेरा तो अंग अंग उसके प्रेम में आकंठ डूबा जा रहा था। चंदन मुझे मिल जाए, इसकी तो सिर्फ कल्पना की थी, सपना देखा था। मगर वह सपना हकीकत में तब्दील हो जाएगा नहीं जानती थी। तभी जोरों से बिजली कड़की और पानी बरसना शुरू हो गया। मां के आने की संभावना जाती रही। चंदन ने उस पल मेरी कमजोरी और अवसर का फायदा उठाया। मेरे प्रथम एवं अछूते प्रेम को उसने अपनी मादक सांसों से उभारा। मेरा पूरा शरीर पत्ते सा कांपने लगा। उस अल्हड़ उम्र में प्रथम बार किसी पुरुष ने, वह भी जो मेरे सपनों का बादशाह था, मेरे शरीर को सहलाया। मैं लता की तरह लिपटती चली गई। मैं भूल गई कि वह सब कुछ क्षणिक सुख विनाश का रास्ता है, सुखद भविष्य का उजाला नहीं। उस समय तो चंदन की प्यारी प्यारी मीठी बातें ही मुझे बस याद थी, उसके वादे, कस्में और बाहों का कसता घेरा। दिन सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन चंदन नहीं आया। मेरा अंग अंग टूटा जा रहा था। चंदन के आने की आस और शरीर का टूटना मुझे चिंतित कर रहा था। तीसरे दिन नवीन हमारे घर आए। बाबूजी भी जल्दी ही आ गए थे। नवीन आए तो मैं सिर नीचा किए रसोई में चली गई। उसी प्यार से उन्होंने मुझे देखा। फिर थोड़ी देर बाद मां की आवाज आई थी, आप ये क्या कह रहे हैं? कहां आप, कहां हम? मैं छोटे बड़े की बात नहीं, रिश्ते की बात करने आया हूं। मोहित के सिवा मेरा कोई नहीं, वह भी बाहर रहता है। चाहता हूं मेरा घर फिर से बस जाए, पर इतनी जल्दी चंदन भैया भी तो कल चले गए। यह बाबूजी का स्वर था। चंदन मेरा सगा भाई नहीं है। बचपन में पिताजी ने उसे पाला था, पढ़ाया लिखाया। उनके बाद उसकी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। उसे डॉक्टर बनाना मेरा लक्ष्य था, वह पूरा हो गया। मंत्री की बेटी से उसका ब्याह हो चुका है, जिसका पूरा परिवार अमेरिका में है। लड़की तो वहां की नागरिकता भी ले चुकी है। पढ़ाई के कारण चंदन यहां रुका था, सो वह भी कल चला गया ब्याह पत्नी। मेरे सिर पर मानो किसी ने हथौड़े बरसाए हों। चंदन और शादीशुदा, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फरेब। मेरे शरीर से अपनी हवस प्यार के झूठे बोल बोलकर बुझाने वाला व्यक्ति विवाहित? नहीं नहीं, मैं बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। होश आया तो पूरा घर खुशी में डूबा था। अम्मा बाबूजी ने तो सोचा भी न था कि अचानक उनकी बेटी को इतना बड़ा घरवर मिल जाएगा। थोड़ी ज्यादा उम्र और एक बेटे का बाप हुआ तो क्या, 11वीं तक पढ़ी शरणार्थी परिवार की गरीब कन्या को कौन ब्याहता? फिर नवीन के हम पर इतने सारे एहसान जो थे, लेकिन मैं एक भले और आदर्श व्यक्ति को धोखा नहीं देना चाहती थी। चंदन की बेवफाई ने एक ही पल में मुझे परिपक्व बना दिया था, इसलिए मैं नवीन से मिलकर उन्हें सब कुछ बता देना चाहती थी। नवीन की पत्नी बनकर मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहती थी। अस्पताल में नवीन उस समय किसी ऑपरेशन में व्यस्त थे। मुझे वहां लोग जानते थे। मैं उनके कक्ष में बैठी प्रतीक्षा करने लगी। कुछ देर बाद कक्ष का दरवाजा खुला और नवीन ने प्रवेश किया। मुझे वहां बैठा देखकर एक पल वे रुके, फिर हंसते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गए। चाय लोगी नहीं? मैंने साहस बटोरकर कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। बोलो हां, शाम को खाली हो तो चलो, थोड़ी खरीदारी कर ली जाए। भाई, मेरे तुम्हारे बीच उम्र में बहुत अंतर है, फिर लड़कियों की खरीदारी मुझे आती नहीं। नवीन बड़े हल्के मूड में थे। मैं आपसे
मेरे शब्द गले में ही अटक कर बाहर आने से इनकार करते रहे। देखो, नवीन उठकर मेरे पास आए और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, यदि तुम मेरी ज्यादा उम्र या एक बच्चे के कारण परेशान हो तो चिंता मत करो। मोहित छात्रावास में रहता है, वहीं रहकर पढ़ता रहेगा। मैं तुम्हारा हमउम्र दोस्त बनने का पूरा प्रयास करूंगा। उस वक्त मैं नवीन की हथेली में मुंह छिपाकर रो पड़ी। नवीन का इतना विश्वास और प्यार मेरी आंखों से छिपा क्यों रहा? चंदन की झूठी खुशबू में मैं नवीन के सच्चे प्यार को क्यों न देख सकी? जो व्यक्ति पल पल मार्गदर्शन करता रहा, सहारा देता रहा, उसकी उपेक्षा कर क्षण भर के एक कथित प्रेमी के प्रेम में मैं कैसे फिसल गई? उस क्षण नवीन ने मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। घर पर बाबूजी की बीमारी और मां की आंखों की चमक ने मुझे होंठ सी लेने पर मजबूर कर दिया था। हमारी शादी सादगी से हो गई। नवीन मुझे लेकर कुछ दिनों के लिए नैनीताल जाना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें शिमला चलने की राय दी। मोहित के साथ कुछ पल गुजारकर मैं उसे अपना ममत्व देना चाहती थी। हरी भरी वादियों में मैं अपने सीने पर रखे बोझ को हल्का करना चाहती थी। नवीन की मीठी बातें और मोहित की प्यारी बातें भी मेरा मन न बहला सकी। नवीन का सारा प्रयास व्यर्थ गया और मोहित भी मुझे उदासीन पाकर अपने में सिमट गया। मैंने अनेक प्रयास किए कि मोहित को अपने वक्ष से लगाकर दिल का बोझ हल्का कर लूं, पर सफल न हो सकी। तभी अपनी कोख में पलते अंश का मुझे एहसास हुआ। मैं समझ गई कि यह अंश उस बेवफा चंदन का है। लेकिन भोले भले नवीन को मैं कैसे बताती कि शादी से पहले ही मैं गर्भवती हो चुकी हूं। कभी कभी जी होता आत्महत्या कर लूं या कहीं चली जाऊं, पर नवीन का निश्छल प्यार, माता पिता की इज्जत, सब कुछ सामने आकर मेरे पांव जकड़ लेते। फिर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होता गया। मोहित बीच में जब भी छात्रावास से घर आता मुझसे खिंचा रहता। मैं लाख प्रयास करती कि वह मेरे पास आए, तब भी शांत स्वभाव का मोहित मेरे पास ज्यादा देर न टिकता। तेज प्रसव पीड़ा के बीच एक रात मैंने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। नवीन फूले न समाये। अम्मा बाबूजी को तो मानो बरसों की संजोई दौलत हाथ लग गई हो, पर मेरा मन खुश नहीं था। चंदन के बेटे को जन्म देने के बाद मैं स्वयं की नजरों से गिर गई थी। शीलू के होने के बाद मोहित कुछ कुछ मुझ से खुलने लगा था। दोनों में 7 वर्ष का अंतर था। मोहित एवं शीलू की खूब पटती थी। मेरे ही कहने पर नवीन ने उसे भी छात्रावास में डाल दिया था। समय धीरे धीरे सरकता गया। मैं और नवीन पूरे घर में 2 प्राणी रह गए। 2 वर्ष पूर्व अम्मा का देहांत हो गया। बाबूजी तो पहले ही गुजर चुके थे। लाख कहने पर भी अम्मा हमारे साथ रहने नहीं आई। अब नवीन के सिवा मेरा कोई नहीं था। नवीन की सेवा करके मुझे आत्मिक संतोष मिलता था, लेकिन एक सच था कि नवीन और अपने बीच मैंने हमेशा एक फासला महसूस किया। अपने अंदर इतना बड़ा झूठ रखकर मैं हमेशा स्वयं को हेय समझती रही। लेकिन आप, मेरी चिंता छोड़ो संगीता, तुम अपने लिए भी तो जीना सीखो। तुम्हारा नवीन तुम्हारे बगैर अधूरा रह जाएगा। कहते कहते नवीन की आवाज रुंध गई। आज पहली बार मैंने उन्हें अतिशय भावुक होते देखा था। ऐसा अक्सर हुआ था जब मैं पूरी पूरी रात जगी थी और दूसरे दिन नवीन ने मुझे दवा देकर सुला दिया था। दोनों बेटे बाहर ही शिक्षा पा रहे थे। बीच बीच में आते भी तो मेरे और उनके बीच हमेशा एक दूरी बनी रहती। मोहित तो मुझसे कतराता था और शीलू से मैं, लेकिन नवीन का ढेर सारा प्यार बच्चों को मेरी कमी महसूस ही न होने देता। पढ़ने में दोनों ही होशियार थे। शीलू अभी पढ़ ही रहा था। मोहित का नेवी में चयन हो गया था। पूरे 5 वर्ष और बीत गए हैं। आज नवीन भी इस दुनिया में नहीं है। बड़ा बेटा मोहित अक्सर विदेश में ही रहता है, जहाजों पर। दूसरा शीलू भी पायलट बन चुका है, वह दिल्ली में रहता है। मैं घर में अकेली हूं। बाई के साथ बेटों ने औपचारिकतावश पूछा था। शीलू ने तो साथ ले जाना भी चाहा, पर मैंने इनकार कर दिया। मोहित ने विवाह भी कर लिया है। बहू को लेकर आशीर्वाद लेने आया था। जी चाहा था पूछूं कि क्या यह शादी मुझसे बताकर करता, तो मैं मना कर देती। नवीन होते तब भी यही करते, पर पूछ न सकी। अचानक बैंक से एक दिन नवीन द्वारा करवाया हुआ फिक्स्ड डिपॉजिट का कागज आया, जिसमें रकम की मियाद पूरी होने की बात थी। इस विषय में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। उस पत्रक में अनुरोध था कि या तो उजकर पैसे ले आऊं या पुन।
जमा करवा दूं। अब वह फिक्स डिपॉजिट का कागज मुझे ढूंढना था। मैंने पूरा घर छान मारा, पर वह कहीं नहीं मिला। शायद मेरे विवाह के पूर्व का किया हो या नवीन बताना भूल गए हों। तभी मुझे ध्यान आया कि नवीन की एक खास अलमारी थी जिसे खोलने की मैंने कभी जरूरत महसूस नहीं की। वह नवीन ही खोलते थे। शायद पूर्व पत्नी की यादें उसमें संजोई हों। यही सोचकर मैंने कभी पूछा भी नहीं। फिर जिसके अंदर खुद चोर हो वह दूसरे की छानबीन क्या करता। कागज ढूंढने की गरज से मैंने अलमारी खोल दी। मेरी दृष्टि एक डायरी पर पड़ी जो अधखुली अवस्था में जाने कब से पड़ी थी। बीच में खुला पेन भी था। सर्वत्र धूल जमी हुई थी। उत्सुकतावश मैंने उसे उठा लिया। डायरी, वह भी नवीन की लिखावट में। किस पल वे डायरी लिखते रहे मैं जान भी न सकी। उजाले में आंखों पर चश्मा चढ़ाकर पढ़ने लगी। उस वक्त वह कागज ढूंढना भी भूल गई। शुरू में नवीन ने अपनी पूर्व पत्नी का जिक्र किया था। फिर उसकी मृत्यु एवं मोहित के छात्रावास में जाने के बाद घर के एकाकीपन का, फिर हमारे परिवार के मिलने की घटना का वर्णन था। एक जगह लिखा था, अच्छी बच्ची है संगीता, सोचता हूं इसका कॉलेज में दाखिला करवा दूं, फिर कोई अच्छा लड़का देखकर इसकी शादी कर दूं। अभी अल्हड़ और नादान है। कैसा टूट गया है यह परिवार। सांप्रदायिकता की भयंकर आग ने कितने ही ऐसे परिवारों को उजाड़ दिया है, तबाह कर दिया है। आगे जिक्र था, इस भोली लड़की ने यह क्या किया, चंदन के प्रेम जाल में कैसे फंस गई। कितनों को बर्बाद किया है चंदन ने। काश मैं कुछ देर पहले पहुंचा होता तो चंदन घर से निकलता नहीं जाते। देखता और जो हुआ उसे रोक लेता। अब कौन करेगा उससे शादी, कहीं कुछ उल्टा सीधा कदम न उठा ले ये अल्हड़ लड़की। मुझे ही इससे शादी करनी होगी। आगे लिखा था, इस लड़की के अंदर पलते अंश को मेरी नजरें अनदेखा नहीं कर सकती। यह शादी शीघ्र होनी चाहिए, लेकिन भविष्य में मुझे इससे कुछ नहीं पूछना या बताना है, वरना यह जीवित नहीं रहेगी। आगे बहुत कुछ था, पर मेरी पढ़ने की सामर्थ्य समाप्त हो चुकी थी। मैं सोचने लगी, ओह नवीन, तुम मुझे सजा देते, मुझे एहसास कराते कि मुझे अपनाकर तुमने मुझ पर एहसान किया है। शीलू को पालकर मुझे मेरी गलती का एहसास कराते। सहारा देने की सजा देकर तो तुमने मुझे बिल्कुल ही अपनी नजरों से गिरा दिया। काश आज तुम होते और मैं पूछ सकती कि मैंने तुम्हें न बताकर ठीक किया या तुमने मुझे बिना बताए क्षमा करके। लेकिन तुम तो मुझे पछतावे की आग में जलता छोड़ इतनी दूर जा चुके हो जहां से वापस नहीं आ सकते। घड़ी की टिकटिक हर पल अपने अस्तित्व का इस सन्नाटे में मुझे मेरे अकेलेपन का आभास करा रही थी। अब कृष्णा के मुंह से निकला, अब तू बाल बाल बच गई कृष्णा लगता है। वह बुढ़ा कुछ ज्यादा ही रंगीन मिजाज था। कावेरी, तुझे लगता है कि अगर वह बूढ़ा मेरे साथ जबरदस्ती करता तो मैं उसे छोड़ देती, कस के एक झापड़ नहीं रसीद करती उसके गाल पे। ये मूंग और मसूर की दाल कृष्णा तू जो भी करती, पर एक कांड तो हो जाता ना। अब तो तू मान ले कि मैं जो कहती थी वो 100% सही था, कि पुरुषों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, भले ही वे बूढ़े ही क्यों ना हो। नहीं, सारे पुरुष एक से नहीं होते। मेरे पति तो मुझे छोड़ किसी की तरफ ताकते तक नहीं कृष्णा। तेरी बात सही है कि सारे पुरुष एक से नहीं होते, पर कुछ मर्द तो ऐसे होते ही हैं जो अकेली औरत देखी नहीं कि बस लगे लाड टपकाने। उनके लिए औरत की उम्र भी कोई माने नहीं रखती। ऐसे मर्दों से हमेशा सावधान रहना चाहिए कावेरी। तेरी बात मानने को दिल तो नहीं करता, पर तूने इस घटना का विश्लेषण इस तरह किया है कि तेरी बातों में दम नजर आने लगा है। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि उस दिन एक हादसा होते होते रह गया। पर मुझे अब भी बड़ा अजीब लग रहा है कि मेरे साथ भी इस उम्र में ऐसा कुछ कैसे हो सकता है कृष्णा। चल अब मैं तुझे अपनी बात बताती हूं। इस बार दिवाली छुट्टी के लिए जब मैं आ रही थी स्टेशन पर, मेरे साथ भी एक मजेदार वाकया हुआ। मैं स्टेशन समय से पहुंच गई थी, पर ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई थी। जिस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने वाली थी, मैं वहीं एक बेंच पर बैठ ट्रेन का इंतजार कर रही थी। मन नहीं लग रहा था अकेले, और तू तो जानती ही है मैं अधिक देर चुप नहीं रह सकती। अतः पास बैठे आदमी से बात करने लगी। वह 30 से 35 साल का सांवले रंग का दुबला पतला सा औसत कद का आदमी था, जो बार बार अपना मोबाइल फोन निकालकर कुछ बटन दबा रहा था।
ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी से उस पर बात करना उसका मकसद नहीं, वरन उस मोबाइल को लोगों को दिखाना ही उसका मुख्य मकसद हो। मैंने सोचा, अभी ट्रेन आने में देर है, तब तक क्यों न इस नमूने से ही बात की जाए। उसकी हिंदी अच्छी नहीं थी, शायद दक्षिण भारतीय था और उसी शहर में किसी फैक्ट्री में नौकरी करता था। टूटी फूटी हिंदी और इंग्लिश में वो बातें करने लगा। बात ट्रेन से शुरू होकर डेस्टिनेशन पर खत्म हो जानी थी, पर मुझे समय पास करना था। मैंने उसके मोबाइल के बारे में पूछा कि कहां से खरीदी, कितने में खरीदी। वह खुशी खुशी मुझे बताने लगा, जैसे उसे दिखाते हुए उसे गर्व महसूस हो रहा हो। वैसे भी आज के समय में मोबाइल एक नई चीज तो है ही। वह बता रहा कि मैंने इसे खरीद तो लिया, पर अधिकतर समय इस पर बात नहीं हो पाती क्योंकि टावर नहीं रहता हर जगह। फिर वह मेरे बारे में पूछने लगा कि कहाँ रहती है, कहाँ जा रही है। फिर मैंने देखा कि जैसे ही उसे पता चला कि मैं इस शहर में अकेली रहती हूं, वह मुझसे बात करने में रुचि लेने लगा। उसने बताया कि वो उसी शहर में किसी फैक्ट्री में नौकरी करता है और अकेले रहता है। वह मुझे कहने लगा कि आप मेरा फोन नंबर ले लीजिए। मैंने कहा, मेरे पास मोबाइल है नहीं, मैं नंबर लेकर क्या करूंगी। पर वह बार बार मुझे नंबर रख लेने के लिए यह कहकर जिद करने लगा कि शायद मैं कभी आपके काम आ सकूं। अब उससे पीछा छुड़ाने के लिए मैंने मैगजीन खरीदने के बहाने वहां से उठना ही ठीक समझा। मैगजीन खरीदकर मैं दूसरे बेंच पर बैठ गई। थोड़ी देर में वो इंसान फिर वहां पहुंच गया और एक बार फिर से मुंह से अनुरोध करने लगा कि मेरा नंबर ले लीजिए। अब मुझे उस पर गुस्सा आने लगा था। शायद मैं उसे झिड़क देती, लेकिन तभी ट्रेन आ गई और मेरे जान में जान आई। उस व्यक्ति ने मेरे मना करने के बावजूद मेरा सामान उठा लिया और मेरे सीट तक गया मुझे पहुंचाने के लिए। जब मैं बैठ गई तो उसने अपना नंबर लिखकर एक बार फिर मुझे देने की कोशिश की। अब मैंने सोचा, इससे पीछा छुड़ाने का सबसे अच्छा रास्ता यही है कि नंबर रख लूं ताकि वह चला जाए। मैंने नंबर ले लिया और कहा कि आपके ट्रेन का समय हो रहा है, आप जाइए वरना आपकी ट्रेन छूट जाएगी। आखिर में वह ट्रेन से उतरा, पर फिर खिड़की के पास आकर कहने लगा कि मैडम फोन करोगी ना, प्लीज जरूर फोन कीजिएगा। अब मेरा धैर्य जवाब देने लगा था, पर ट्रेन ने सीटी दे दी थी और मैं कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहिए थी। अतः उससे जान छुड़ाने के लिए कह दिया कि करूंगी। उसके जाते ही मैंने वह कागज का टुकड़ा फाड़कर फेंक दिया। कृष्णा के मुंह से अनायास निकल पड़ा, यानी वह तुमसे मिलने का ख्वाब देखने लगा था। हाँ कृष्णा, मैं समझ रही थी और मेरा अगला कदम उसे डपट कर ट्रेन से उतारने का था, लेकिन वह खुद चला गया, यानी टेलीफोन के चक्कर में तू भी पड़ी थी। हाँ कृष्णा, मैं भी। अब बता, पुरुष को क्या कहोगी? वो उम्र में मुझसे काफी छोटा लग रहा, फिर भी पीछे पड़ गया फोन के बहाने। पता नहीं उसके आगे क्या मंसूबे थे। वो एक कावेरी कहने का अर्थ यह हुआ कि पुरुष किसी भी उम्र का हो, उससे सावधान रहो। और दूसरी बात यह भी, अब भी हम बूढ़े नहीं हुए हैं। इतना कहकर कृष्णा ने एक जोरदार ठहाका लगाया। दोनों गले मिले, अगली बार फिर मिलने का वादा किया और एक दूसरे को सावधान रहने की हिदायत देकर विदा हो गए। कृष्णा छुट्टी खत्म करके वापस गई तो सबसे पहले उसने ऑफिस में क्वार्टर के लिए आवेदन किया और अपने पति को बता दिया कि उसकी बेटी आराधना जब तक यहां आएगी तब तक उसे क्वार्टर अलाट हो जाएगा।